नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 14 जून 2024 को अनाउंस होने वाला था, लेकिन उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून 2024 को डिक्लेयर किया। उसी दिन जो है 18वीं लोकसभा की तश्कील के लिए जो इलेक्शन हुए उसके नताइज का भी ऐलान हुआ। पार्लिमानी इलेक्शन की ख़बरों के दरमियान जो है नीट एग्ज़ाम के नताइज की ख़बर को कौमी और इलाक़ाई मीडिया में वो जगह नहीं मिल सकी जिसकी वो ख़बर हकदार थी। हालांकि ये मुल्क में इस वक्त मेडिकल एंट्रेंस का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इस साल उसमें कैंडिडेट जो रहे वो एनटीए के फराहम करदा आदाद व शुमार के मुताबिक जो है 23 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार थे। हिंदुस्तान के बाहर कुछ ममालिक में 14 सेंटर बनाए गए। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन हर ज़िले में, बड़े शहर में इसका सेंटर था। ये एग्ज़ाम तनाज़े का शिकार उस वक्त हुआ जब बिहार की राजधानी पटना में 12 या 13 लोगों को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया पेपर लीक करने के मामले में। अब पटना पुलिस को समझने में देर हुई या उन्होंने जानबूझकर देरी की, ये एक अलग सवाल है। ऐसा लगता है कि उनको बाद में एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। और गुज़रते 3 दिन के साथ आज हम लोग जो है 25 जून 2024 की तारीख़ में हम लोग बात करें, अगर आज की तारीख़ में, तो आज इसकी जांच जो है सीबीआई कर रही है। और सीबीआई ने नीट एग्ज़ाम 2024 जो है नीट यूजी 2024 स्कैम का जो मास्टरमाइंड बताया है वो संजीव मुखिया को बताया है। ये बिहार के शहर पटना से 70 किलोमीटर दूर नालंदा उद्यान विश्वविद्यालय जो है, ये वहाँ पे तकनीकी उमूर के माहिर के तौर पे ये शख्स काम करता था। और सीबीआई को इसकी तलाश है। ये शख्स फरार है। इसने जो है विश्वविद्यालय में ख़त दिया है कि मैं इस तारीख़ से इस तारीख़ तक छुट्टी चाहता हूँ और मैं हाजिर नहीं रहूँगा। और जब ये स्कैम पूरा आज मंजर आम पे आ गया है तो संजीव मुखिया जो है फ़रार है। इस मामले में सीबीआई ने जब इंक्वायरी शुरू की इब्तदाई तौर से, तो उसको ये मालूम हुआ कि नीट यूजी 2024 के अलावा जो मुख्तलिफ़ रियासतों में पुलिस भर्ती हुए और इस नौइयत के सरकारी महकमे में जो इम्तहानात होते हैं एंट्रेंस के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसके भी पेपर लीक हो चुके हैं। और इसके मास्टरमाइंड का नाम जो है रवि अत्री बताया गया है। ये दिल्ली से करीब ग्रेटर नोएडा के आसपास किसी कस्बे का रहने वाला एक स्टूडेंट था, जिसने राजस्थान के शहर कोटा में वहाँ से AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो है इसकी तैयारी के लिए ये कोटा गया था। इसका MBBS में एडमिशन भी हुआ। इसने 3rd ईयर तक कॉलेज गया हुआ है। रवि अत्री जो है ये 3rd ईयर तक कॉलेज गया है। उसके बाद ये पेपर सॉल्वर गैंग का पार्ट बन गया। इस वक्त रवि अत्री जो है वो मेरठ जेल के अंदर बंद है। उसके बारे में ये मालूमात जो है मीडिया में आई है कि ये शख्स जो पेपर अफशा करता था, लीक करता था, इसका तरीक़ेकार बहुत मुनफरिद था। रवि अत्री का पेपर प्रिंट करने वाले जो प्रिंटिंग प्रेस का अमला होता था, छापा खाने के मुलाजमीन जो होते थे, और पेपर को मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर पहुंचाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन का रिस्पॉन्सिबल होता था, जो नकलो हमल में काम करने वाले, जैसे ड्राइवर हुआ और पेपर के बंडल उठाने वाला मुलाजिम हुआ, ड्राइवर की मदद करने वाला उसका एक मुआविन जो होता है वो हुआ, ऐसे लोगों को ये रवि अत्री जो है मैनेज करके पर्चे हासिल करता था और उसको पेपर सॉल्वर गैंग के सुपुर्द करता था। वो पेपर सॉल्वर गैंग इम्तिहान से पहले ही उसको हलशुदा पर्चे जो है फराहम कर देती थी। सवालिया पर्चे का एक जवाबी पर्चा दे देती थी और फिर उसको वो फ़रोख्त तो करता था। और इसमें बड़े पैमाने पर हुकूमत का लेन देन है। नीट यूजी 2024 का जो स्कैम हुआ है, इसकी शुरुआत हुई थी पटना से। पटना के बाद ये पहुंचा मामला चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आया हरियाणा, हरियाणा से आया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पहुंचा गुजरात, गुजरात के बाद जो है 24 जून 2024 को लातूर से और नांदेड़ में, लातूर और नांदेड़ ये 2 बड़े ज़िले हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पे सीबीआई ने जो है कार्रवाई की या सीबीआई के इनपुट पे कार्रवाई हुई। तो ATS ने, महाराष्ट्र ATS ने जो है 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है। आज की ये खबर है कि जो दो गिरफ़्तार शुदगान हैं नांदेड़ से,
उनकी मदद करने वाले मज़ीद 2 अफराद को जो है तफ्तीशकारों ने हिरासत में लिया है। तो इस तरीके से ये सीबीआई की इंक्वायरी का दायरा जो है वसी होते जा रहा है, जांच जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। अब सवाल पैदा होता है कि 24 लाख तलबा के मुस्तकबिल पे ये सवालिया निशान है। ये 24 लाख बच्चे जो साल 2 साल 3 साल स्टडी करने के बाद नीट का एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद इस तरीके से जब पर्चा लीक हो जाता है, उन तलबा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, बीच में एनटीए ने एक फ़ैसला ये किया कि 1500 से ज़ायद बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, उन ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले बच्चों का वापस से रीटेस्ट किया जाए। उन बच्चों का वापस से एग्ज़ाम 2 दिन पहले लिया गया, तो उसमें जो हाजिर थे, आधे बच्चे हाजिर थे, 1500 में से मोर देन 700 प्रेजेंटी थी, उसके बाद सब एब्सेंट थे। इतने ढेर बच्चों ने जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिली है, वो ऐसा लगता है कि वो अपनी ग्रेस मार्क्स पे कायम है। और ग्रेस मार्क्स जो है किसी को 719 मार्क्स मिली, किसी को 718 मार्क्स मिली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसने अभी तक ये वाज़े नहीं किया है कि उन्होंने किस फार्मूले के तहत जो है ये ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ये एक बात काबिल कबूल है। आपने फार्मूला या कौन सी तरकीब आजमाई है जिसके मुताबिक आपने जो है ये स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, इसका कोई जवाब एनटीए के पास नहीं है। जब वज़ीर तालीम, कल पहला दिन था 18वीं लोकसभा के ईवान ज़ीरी की कार्रवाई का, कल पहला दिन था। पहले दिन से मतलब मेंबरान की हलफ बर्दारी हुई। इस मुल्क के जो वज़ीर तालीम हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जब ये हलफ लेने के लिए अपनी नशिस्तों से उड़ के डाइस तक जाने लगे तो आवाज़ आई शेम शेम, नीट नीट, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और हलफ लेने से पहले वज़ीर तालीम ने यह कहा कि भाई मुझे समझने में कुछ गलती हुई है। उन्होंने एक चीज़ ये मानी कि भाई समझने में हमसे गलती हुई है। आज सवाल ये है कि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में सबसे बड़ा जो मेडिकल एंट्रेंस होता है, इसकी अहमियत इतनी है कि हिंदुस्तान के बाहर वो हिंदुस्तानी ख़ानदान जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, उनके बच्चे मेडिकल एजुकेशन अपने वतन इंडिया में हासिल करना चाहते हैं, या जो फॉरेनर्स हैं वो नीट के ज़रिए हिंदुस्तान में मेडिकल एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं। आज ये बैनुल अक़वामी सतह पे हिंदुस्तान का क्या मतलब बेकार बाकी बचा है। पेपर लीक करने वाले चंद लोग हैं, लेकिन मुस्तकबिल तो लाखों लोगों का दाव पे लगा हुआ है। आज हालत ऐसी है कि 600+ मार्क्स हासिल करने वाले बहुत सारे तलबा मुतमईन इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो हदफ तय करके, जो टारगेट मुकर्रर करके नीट की पढ़ाई की थी। जैसे मालेगांव के किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी कि मुझे 620, 650, 630+ मुझे मार्क्स आएंगे तो मैं बॉम्बे जाऊंगा, KEM है, JJ है और इस तरीके के आला दर्जे के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मुझे वहाँ पे दाखिला मिलेगा, मैं वहाँ एडमिशन के लिए अहल हो जाऊंगा। कट ऑफ अगर इतना इस लेवल पे आता है तो मैं OBC कैटेगरी का हूँ, मुझे इसमें एडमिशन हर हाल में मिल जाएगा अगर मैंने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए। आज उस तालिब इल्म को उसका हदफ उसकी मेहनत के मुताबिक मिल चुका है, लेकिन ये स्कैम होने की वजह से उसका भी दाखिला दुशवार है। क्यों दुशवार है? जो स्कैम हुआ है इसमें मेरिट जो बनी है, ग्रेस मार्क्स वाले जो मुफ्त में मार्क्स हासिल करे, ग्रेस मार्क्स जो है, ये लोग मेरिट में ऊपर हैं और जो मेहनत करने वाला तालिब इल्म है वो इनके नीचे है। तो आज पूरे मुल्क में जो मेडिकल सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की मेडिकल सीट्स है, वो लिमिटेड है और पास होने वाले एलिजिबल उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है। अब इतने ढेर बच्चों की मार्क्स जो है वो 718, 719 आई है, इनको तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी यानी सारे लोगों को दाखिला नहीं मिल सकता। अगर हुकूमत चाह भी लेवे कि यार ये सब लोग जो है ये मोस्ट टॉप ग्रेड के लोग हैं, ये इनको दाखिला दे दें हम, तो गवर्नमेंट के पास उतनी सीट नहीं है एम्स में कि ये सारे लोगों को दाखिला दे देंगे। तो इस तरीके से एक तज़ब्ज़ुब का माहौल है, एक बेचैनी का माहौल है। यानी ये ऐसा सवाल है नीट पेपर स्कैम का कि इसका जवाब पार्टी के रूलिंग पार्टी के पास नहीं है। और आज जितने गवर्नमेंट के झेली इदारे और कमेटियाँ, कमीशन वगैरह काम कर रहे हैं, ये सब हुकूमत के अंडर में ही काम करते हैं। NTA का बहुत बड़ा अमला है, अपना उसका कामकाज का एक तरीक़ेकार है। अब उन लोगों ने कहना चाहिए कि बहुत जदीद टेक्निक भी इस्तेमाल की है कि पेपर लीक ना होने पाए।
यहाँ तक कि वो लोग जो क्वेश्चन पेपर सप्लाई करते हैं, भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, वो सील्ड होता है, उसमें डिजिटल लॉक होता है, उसका कोड होता है और 50 तरीके से उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के प्रोसेस जो है मुकम्मल किए जाते हैं। उसके बावजूद अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम ये समझते हैं पेपर लीक जो है ये एनटीए के लिए चैलेंज की बात है। एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता, आज वो बहुत सारे इम्तिहानात का जो है इनेकाद करने वाला इदारा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन है, इस स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं हमारे उस मेयार के ऊपर भी बात आई है। आगे ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, इस मामले की इंक्वायरी जो है सीबीआई कर रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस इंक्वायरी से भी मुतमईन बहुत कम हो सकेंगे। इसके लिए जो है एक बहुत बड़ी और आला सतही कमेटी, जैसा कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उसमें इसरो के जो साबिक चेयरमैन साहब हैं वो भी शामिल हैं और भी ऐसे कुछ मुवक्कर इदारों के ज़िम्मेदारान को शामिल करके उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, मरकज़ी वजारत तालीम ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उसके ज़ैली इदारों ने। लेकिन इसमें जो रोक लग सकती है वो एक हार्ड स्टेप पे ही आकर लगना चाहिए। गवर्नमेंट बाज़ाब्ता एक कानून बनाए कि जो शख्स पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाएगा उसके लिए कुछ ऐसी सख्त सज़ाएँ मुतय्यन की जाए, उसको लाइफ टाइम जो है ना उसको एग्ज़ाम से डिबार किया जाए कि वो किसी भी तरीके के एग्ज़ाम देने का अहल नहीं रह जाएगा। ऐसी कोई स्टेप आना चाहिए। करने वाला एक आदमी होता है, मुतासिर लाखों लोग होते हैं। तो अगर आप एक शख्स के ऊपर तादीबी कार्रवाई सख्ती से, शफाफियत से अगर कर देते हैं तो आप इसका मतलब लाखों लोगों को बचा रहे हैं। इसमें ये होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी करे, लेकिन इसके ऊपर भी एक वॉच होना चाहिए। जैसा कि मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इसमें पार्लियामेंट लेवल पर जो है एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए जिसमें ऑल पार्टीज़ जो है मेंबरान पार्लियामेंट हों। तमाम सियासी पार्टियों ने इस मसले को उठाया है, यहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें ये एक इज्तिमाई मसला है, ये पूरे मुल्क का मसला है। वो 24 लाख तलबा और उनके वालिदैन जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं, मुल्क के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। हर किसी का कोई ना कोई सियासी नज़रिया भी होगा, यकीनी तौर से होगा, क्योंकि हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं। तो इसमें ऑल पार्टीज़ एक कमेटी बनना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन को वॉच रखे और इसमें जुडिशियरी को भी शामिल करना चाहिए। जैसे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तो मामला पहुँचा है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने लेवल पर जो है जो भी उसके कामकाज का तरीका है उसके मुताबिक वो अहकामात जारी कर रही है। लेकिन इस मामले में जुडिशियरी का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए ताकि शफाफियत रहे। वजह ये कि ओरिजिनल टैलेंट और ओरिजिनल जो सलाहियतें, असल सलाहियतें जो मुल्क की सामने आती हैं वो ऐसे ही इम्तिहानात के ज़रिए आती है। वरना आज तो ऐसा है कि रास्ता चलते हुए हर दूसरा तालिबी इल्म कहता है कि मुझे MBBS करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो उसका अहल नहीं होता। तो ऐसे इम्तिहानात जो मुसाबकती और मुकाबला जाती होते हैं, इसके ज़रिए मुल्क का ओरिजिनल टैलेंट हमारा सामने आता है और मुल्क के ओरिजिनल टैलेंट की कद्र करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको परवान चढ़ाने के लिए ये सब को, चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस फेडरल स्ट्रक्चर में सबको ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। आप अगर समाज को एक ख़राब डॉक्टर देंगे तो कल वो हज़ारों लोगों की मौत का बाइस भी बन सकता है। आप अगर समाज को एक अच्छा डॉक्टर देंगे तो वो कल सैकड़ों लोगों की जान बचाने का ज़रिया भी बन सकता है।